106 समवन फॉलोज वाणी। वाणी हल्के से अपनी एनर्जी को बाहर आने देती है और जैसे ही उसकी पावर को सभी महसूस करते हैं तो सबकी सिटी पिटी गुम हो जाती है, कुछ तो जैसे जम से गए थे। एक के मुंह से निकलता है, ये तो संत लेवल 4 पर है, यानी हमारे प्रिंसिपल से भी ऊपर के लेवल पर, खूबसूरती के साथ साथ पावरफुल भी। इतनी पावरफुल लोग भी हमारे एकेडमी में हैं, हमें तो पता ही नहीं था। अब तो बेचारों के दिल ही टूट गए थे, भला उनके प्रिंसिपल से भी पावरफुल लड़की को वो कैसे अप्रोच करेंगे। काफी आगे जाने पर वाणी कहती है, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और जहां तक मुझे पता है कि अक्षत भी अब एकेडमी में आ रहा है, तो उसका भी ध्यान रखना। इतना कहकर वाणी अपने स्टोरेज रिंग से तलवारबाजी की टेक्निक की मैनुअल निकालती है और वामिका को देते हुए कहती है, इसे तुम प्रैक्टिस करो, इससे तुम्हारी तलवारबाजी और भी सुधर जाएगी। मैंने देखा था कि तुम्हारे तलवार चलाने के तरीके में थोड़ी कमी है। वामिका वो मैनुअल लेकर उसका धन्यवाद करती है। वो कहती है, क्या तुम अक्षत सर से नहीं मिलने वाली, तुम उनसे मिलकर क्यों नहीं जाती, वो तुमसे मिलकर जरूर खुश होंगे। तो वाणी स्माइल करते हुए कहती है, हम मिलेंगे पर शायद अभी नहीं, समय आने पर, जब हम दोनों के मिलने का समय आएगा। इतना कहकर वाणी वहां से चली जाती है। शाम हो गई थी, वाणी जंगल की तरफ बढ़ती है। वहां उसका कुछ लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे, वो सभी उसके गार्ड थे, वो सभी उसके सामने सिर झुकाते हैं। और फिर वाणी सिल्वर ईगल बीस्ट पर बैठकर वहां से चली जाती है। वो जाते जाते पीछे नागपुर एकेडमी को देखते रहती है। वामिका अपने हाथ में तलवारबाजी की टेक्निक की मैनुअल देखकर मुस्कुरा रही थी। वो एक नज़र में ही समझ गई थी कि यह टेक्निक बहुत ही कीमती है। ऐसी टेक्निक शायद ही उसे यहाँ कभी मिल भी पाती। वो धीरे से कहती है, तुम बहुत अच्छी हो मिस वाणी, अब समझ आया कि तुम्हें अक्षत सर क्यों पसंद करते हैं। पर तुम चिंता मत करो, एक दिन जरूर मैं भी उनके दिल में अपने लिए जगह बना ही लूंगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है। वाणी जो सिल्वर ईगल बीस्ट पर अपने कुछ लोगों के साथ थी, वो सोच रही थी, वैसे वामिका दिल की बहुत अच्छी लड़की है, इतना तो मैं समझ गई कि उसके दिल में मेरे लिए कोई भी नफरत नहीं है, बल्कि एक रिस्पेक्ट है। पर एक बात सोचने वाली है, उसके आसपास की एनर्जी इतनी पावरफुल क्यों लग रही थी। शुरू शुरू में तो वो मुझे काफी जानी पहचानी लग रही थी, ऐसा किस कारण से था। अगर किसी को सिर्फ हमारी एनर्जी से पहचाना होता तो वो हम दोनों को बहन समझ बैठता या फिर एक ही फैमिली का समझ बैठता। और सबसे बड़ी बात, वामिका का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है जो शायद किसी को नहीं पता कि वो, छोड़ो भी, शायद ये सिर्फ मेरा एक शक हो सकता है और असल बात कुछ और ही हो सकता है। पर कुछ भी हो, उस लड़की में दम तो है। अब मुझे अक्षत की याद आ रही है, पता नहीं कैसे अक्षत होंगे। मेरा तो उन्हें देखने का बहुत मन कर रहा था, पर क्या ही कर सकते हैं, शायद हमारा मिलना अभी हमारे डेस्टिनी में नहीं है। अगर मुझे वंशहेड ने धमकी नहीं दी होती तो मैं पक्का यहाँ कुछ दिन रुककर अक्षत का इंतजार करती है, या फिर स्पीति वैली ही चली जाती और उन्हें जी भर के देखती रहती और किस भी कर लेती। पर उस वंशहेड की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। वो अब अपनी मुट्ठी कस लेती है। वाणी के सामने रावत वंश के वंशहेड का हंसता हुआ चेहरा आ रहा था। वाणी अब याद करने लगती है, नागपुर एकेडमी के लिए निकल रही थी, तब वंशहेड ने कहा था, तुम जा कहाँ रही हो, तुम उस लड़के से मिलने नहीं जा सकती हो। वामी कहती है, आप मुझे रोक नहीं सकते हैं। वंशहेड कहते हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल रोक सकता हूँ और तुम कुछ कर भी नहीं सकती हो। वाणी गुस्से से कहती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं तो वापस भी चली आई और मैं सिर्फ उससे मिलने जा रही हूँ, तो वो भी आप नहीं करने दे रहे हैं। वंशहेड कहते हैं, मैं तुम्हारे प्यार का दुश्मन नहीं हूं, पर फिर भी मैं तुम्हें उससे नहीं मिलने देने वाला। वाणी कहती है, ठीक है, मैं उससे नहीं मिलूंगी, पर मैं नागपुर एकेडमी जा रही हूं, आप अब तो नहीं रोकेंगे। वंशहेड कहते हैं, ठीक है, जाओ, पर याद रहे, अगर तुम उससे मिली या उसे दूर से भी देखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला, पर उस लड़के को बहुत कुछ कर सकता हूं, याद रखना मेरी बात। वाणी अपनी मुट्ठी कस लेती है। वो गुस्से में ही कहती है, ठीक है, मैं समझ गई। वो मन ही मन सोचती है, जिस दिन मैं आपसे ज्यादा पावरफुल बन गई उस दिन आपसे सारा बदला लूंगी, जो जो आप ये मेरे साथ कर रहे हैं वंशहेड। इतना सोचकर वो जब जाने लगी तो उसके साथ 4 गार्ड को भेज दिया, ये कहकर कि तुम अगली वंशहेड हो तो तुम्हारी सुरक्षा जरूरी है। वाणी अब अपने ख्यालों से बाहर आती है। वो अपने हाथों को देखते हुए खुद से ही कहती है, मैं किसी से भी पीछे नहीं रह सकती हूँ, मुझे और पावरफुल बनना है, ताकि मैं अक्षत को प्रोटेक्ट कर सकूं और वामिका से कमजोर ना रहूं। हाँ, मुझे और पावरफुल बना है। वाणी जो कह रही थी, सिचुएशन तो बिल्कुल उल्टा था, भला अक्षत को किसी की प्रोटेक्शन की क्या जरूरत।
वो पहले ही पावरफुल इतना है कि उसकी पावर के आगे शायद नेचर की देवी भी न टिके, तो भला उसे कौन प्रोटेक्ट करेगा। हालांकि यह बात अक्षत को पता नहीं है कि वो इतना पावरफुल है। इसका कारण उसकी मास्टर भूमि है, जिसने उसके दिमाग से यह बात ही निकाल दी है। ऐसा उन्होंने क्यों किया था और क्यों कर रही थी, ये तो सिर्फ उन्हें ही पता था। वाणी अब बैठे बैठे वामिका के साथ हुए तलवारबाजी को याद करने लगती है। वो अपनी गलतियों को एनालाइज कर रही थी कि उसे क्या सुधार करना चाहिए। जैसा कि एक मेहनती और जीनियस से उम्मीद की जा सकती है, हमेशा ही भी अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं। तभी वाणी कहती है, आप दोनों अब सामने आ जाए। कब तक ऐसे पीछा करते रहेंगे? मुझे नहीं लगा था कि सेन वंश के लोग ऐसी हरकत करते हैं। किसी का ऐसे पीछा करना बुरी बात है। चारों गार्ड वाणी की बात सुनकर सावधान हो जाते हैं। वो सभी संत लेवल 6 पर थे, फिर भी वो किसी को महसूस नहीं कर सके और उनकी मिस ने ही कर लिया ये। तभी एक आवाज आती है, मानना पड़ेगा सच में आप काबिले तारीफ हैं। जैसा कि आपके बारे में सुना था, तभी तो हमारी यंग मास्टर आपको इतना पसंद करते हैं। इसी के साथ सामने दो लोग आ जाते हैं। दोनों ही व्यक्ति संत लेवल 9 पर थे, मतलब साफ था उनमें से एक ही व्यक्ति इन सबको हरा सकता था। पर वाणी डरी नहीं, वो बिल्कुल शांति से खड़ी रहती है और उसके चारों गार्ड सावधान। उन चारों को थोड़ा शर्म भी आ रही थी कि वो उन दोनों का उपस्थिति को महसूस तक नहीं कर पाए, बल्कि उनकी मास्टर मिस वाणी ने ही पता कर लिया। जबकि वो उन चारों से 2 लेवल नीचे है, यानी कि संत लेवल 4 पर। वाणी कहती है, आप दोनों ऐसे मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? क्या मैं कारण जान सकती हूँ? अगर आपने सही कारण नहीं बताया तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। दोनों व्यक्ति कहते हैं, आपसे यही उम्मीद थी। रावत वंश की अगली होने वाली वंश हेड में इतना तो एटीट्यूड होगा ही। वाणी कहती है, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वो दोनों व्यक्ति अब एक दूसरे को देखते हैं और फिर हंसते हैं। एक कहता है, पहले तो अपनी कंडीशन तो देख लीजिए कि क्या आप इस हालत में है कि आप ये सवाल हमसे कर सकती हैं। यहाँ सुनसान आसमान में आपको हमसे डर नहीं लग रहा है कि कुछ गलत हो सकता है? वाणी कहती है, ओह क्या सच में? क्या मुझे आप दोनों से डरना चाहिए था? मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा किया कि आपने बता दिया। वो दोनों तो अब वाणी की यह तंज भरी बात सुनकर अजीब सा चेहरा बना लेते हैं। वो दोनों देख पा रहे थे कि वाणी की आंखों में उनसे जरा भी डर नहीं है। एक व्यक्ति कहता है, आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी। वैसे यह बात मुझे काफी कमाल की लगी थी। आप अभी संत लेवल 4 पर हैं और हमें महसूस कर लिया, जबकि आपके चारों गार्ड को हमारे पीछे होने का भनक तक नहीं लगा। क्या ये कोई सीक्रेट था? वाणी थोड़ा गुस्से से कहती है, आप दोनों ये शब्दों का खेल खेलना बंद कीजिए और मेरे सवालों का उत्तर दीजिए। आखिर आप दोनों मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? हमारी तो वंश में आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं है कि ऐसा करने की जरूरत पड़े। एक व्यक्ति कहता है, सच में आप काफी दृढ़ निश्चयी हैं। आप ये जानकर ही दम लेंगी कि हम आपका पीछा क्यों कर रहे थे। वैसे हमारा आपको कोई चोट पहुंचाने का इरादा नहीं है, हम तो बस ऐसे ही आपका हाल चाल जानना चाहते थे। वाणी अब अपनी भौहें सिकोड़ लेती है, मतलब ये दोनों कब से फालतू की बकवास किए जा रहे हैं। वाणी का तो मन कर रहा था कि वो इन दोनों के मुंह में खंजर घोंप दे। क्या वो इन दोनों को बेवकूफ नजर आती है कि वो ये न समझे कि ये पीछा उसका हाल चाल लेने के लिए किया जा रहा था, या फिर कुछ और कारण था? वाणी एनर्जी बाहर करते हुए कहती है, तो क्या आप दोनों सच में मेरा हालचाल पूछने आए थे? एक व्यक्ति कहता है, अरे आप तो गुस्सा हो गई। ठीक है, हम बताते हैं, दरअसल हमारे यंग मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। वाणी कहती है, तो उन्हें खुद आना चाहिए था, ऐसे किसी और को भेजने की क्या जरूरत है? दोनों सामने खड़े व्यक्ति कहते हैं, उन्होंने हमें आपको उनके पास तक ले जाने के लिए भेजा है, तो क्या आप चल सकती हैं? वाणी अजीब सी हंसी हंसते हुए कहती है, अच्छा तो ये बात है, तुम्हारे यंग मास्टर मुझसे ऐसे मिलने से डरते हैं, तो उन्होंने मुझे लाने के लिए 2 चमचों को भेजा है। वाह क्या बात है, मैं उनसे इम्प्रेस हुई। वो दोनों कहते हैं, मिस आप ये क्या कह रही हैं? हमारे यंग मास्टर बस आपका अच्छे से वेलकम करना चाहते हैं। आप तो जानती ही है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने तो लेटर भी भेजा था रावत वंश में, ताकि आप दोनों की शादी हो सके। इस शादी से दोनों वंश की पावर बढ़ जाएगी। वाणी कहती है, ओह ये तो मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे यंग मास्टर मुझसे शादी करना चाहते हैं। जाए और उनसे कह दीजिए कि मुझसे शादी करने के वो बस सपने ही देखते रह जाएंगे। मैं उनसे शादी नहीं करने वाली। एक व्यक्ति तो वाणी की यह बात सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो अपनी मुट्ठी कस लेता है और मूव करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि दूसरा व्यक्ति उसे रोक लेता है और आंखों से इशारा करता है, शांत रहो।
वो दूसरा व्यक्ति कहता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए मिस। आप तो जानती होगी कि हमारी यंग मास्टर सेन वंश के अगले वंश हेड हैं, तो आप उनसे शादी कर लेंगी, तो इससे आपका ही फायदा होगा और साथ ही रावत वंश का भी। क्योंकि हमें पता है कि रावत वंश की पावर दशकों से काफी घट गई है। ले देकर अभी के लिए सिर्फ रावत वंश हेड ही पावरफुल हैं, उनके दुश्मन बस इसी फिराक में है, कब रावत वंश पर हमला कर दिया जाए, और अगर ऐसे में आप हमारे यंग मास्टर से शादी कर लेती हैं, तो इससे रावत वंश का दोबारा से पावरफुल बन जाएगा। हमें तो बस रावत वंश की चिंता है। आखिर वो पुराने समय में हमारे साथी जो थे, और दोनों होने वाले अगले वंश हेड की आपस में शादी, ये कितनी अच्छी बात है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? च 107 वाणी फाइट अगेंस्ट बोथ। उस व्यक्ति की बात सुनकर वाणी का तो मुंह ही बन जाता है। मतलब ये लोग उसे पावर की लालच दे रही है, और ऐसे शाम के वक्त अकेले में आकर बीच रास्ते में शादी का प्रपोजल लाना, इसका क्या मतलब है? मतलब तो साफ है, मुझे डरा कर जबरदस्ती शादी मनवाना चाहते हैं। वाह, प्लान अच्छा है। वाणी कहती है, आप दोनों को मेरे रावत वंश की इतनी चिंता है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ, इसके लिए आपका धन्यवाद। वैसे आपका ये प्रपोजल तो काफी अच्छा है, और आपके विचार भी मुझे काफी अच्छे लगे। वाणी ये सब अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लिए कह रही थी। वो दोनों तो अब ये सुनकर मुस्कुराने लगते हैं कि चलो वाणी उनकी बातों में आ तो गई कम से कम। वाणी आगे कहती है, पर हमारे रावत वंश को पावरफुल बनने और दुश्मनों को दबाने में किसी और की मदद की कोई जरूरत नहीं है। हमारा रावत वंश सब कुछ खुद ही कर लेगा। ये सुनकर तो अब उन दोनों का चेहरा बिगड़ जाता है। वो दोनों कब से वाणी को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि शादी के लिए हैं कर दे, पर वाणी तो तैयारी नहीं है। वो दोनों कहते हैं, तो आप शादी के लिए नहीं मान रही है, तो फिर ठीक है, अब हम यह शादी जबरदस्ती कराएंगे। अब रावत वंश को सेन वंश से शादी का रिश्ता जोड़ना ही होगा, उसके लिए अब हमें चाहे जो करना पड़े। वाणी सावधान हो जाती है। वो कहती है, आप दोनों क्या करने वाले हैं? इसका अंदाजा भी है, दोनों वंश में फालतू की दुश्मनी क्यों पैदा करना चाहते हैं? इससे कुछ भी निकल कर नहीं आएगा, परिणाम सिर्फ नुकसान वाला ही होगा। वो दोनों व्यक्ति कहते हैं, यही तो हम कहना चाहते हैं, आप फालतू में ही दुश्मनी को चाहती हैं। आप शादी के लिए मान जाए और हमारे साथ चलिए, हमारे साथ चलिए, यंग मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। वाणी गुस्से से कहती है, आप दोनों ये क्या बकवास कर रहे हैं? मैं कहीं भी नहीं जाने वाली, और अगर आपको शादी की बात करनी ही थी तो हमारे वंश में आना चाहिए था, मेरा यहाँ पीछा करने की क्या जरूरत थी? दोनों व्यक्ति कहते हैं, हमने आपके वंश में तो लेटर भी भेजा था, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन उसका जवाब आया ही नहीं, तो फिर हम ही चले आए आपका जवाब जानने के लिए। वाणी को अब थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि वो अपने वंश के क्षेत्र से काफी दूर थी। ऐसे में वंशहेड भी उसकी मदद आकर इतनी जल्दी नहीं कर सकते थे। यहाँ तक पहुँचने में रावत वंश के वंशहेड को टाइम तो लगेगा ही, और उतना ही टाइम अभी के लिए वाणी के पास नहीं है। और वो अभी इतनी तो पावरफुल नहीं थी, और ना ही उसके गार्ड इतने पावरफुल अच्छी हो इनमें से एक का भी सामना कर सके। वाणी कहती है, देखिए मैंने पहले ही बता दिया कि मैं आपके यंग मास्टर से शादी नहीं करने वाली हूँ, चाहे जो भी हो जाए, मुझे ये मंजूर नहीं है। वो दोनों ही अब वाणी के जवाब से चिढ़ गए थे। एक कहता है, आखिर आप क्यों शादी नहीं करना चाहती है? क्या कमी है हमारी यंग मास्टर में? वो पावरफुल है, अगली बार वंश हेड बनने वाले हैं, और क्या चाहिए आपको जो वो नहीं दे सकते हैं? वाणी कहती है, इस पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है, मैं जब कह दिया तो कह दिया। दोनों कहते हैं, आप समझ रही है ना कि आप क्या कह रही हैं? आगे जो भी होगा उसका जिम्मेदार आप खुद होंगी। आप शादी नहीं करना चाहती, तो आप हमारे साथ चलिए, यंग मास्टर से एक बार मिल तो लीजिए, उसके बाद जो आपका निर्णय जो होगा, वो हम सब स्वीकार कर लेंगे। वाणी पागल नहीं थी जो इनके साथ चली जाती, वो तो पहले ही समझ चुकी थी कि ये तो सिर्फ बात करने के लिए तो पीछा नहीं कर रहे हैं। वो अगर इनके साथ गई तो अपने घर में तो चूहा भी शेर होता है। वो अभी तो इन दोनों का ही सामना नहीं कर सकती, तो वहां कैसे सामना करेगी? वाणी का तो जैसे गुस्सा ज्वालामुखी का रूप ले रहा था। वो कब से इन दोनों से बात ही नहीं करना चाहती थी, तो एक क्यों उसके पीछे पड़ गए थे। वो उनके यंग मास्टर से शादी नहीं करने वाली, फिर भी ये दोनों यहाँ जबरदस्ती कर रहे हैं। वाणी तो बस कैसे भी करके अपने आप को शांत की हुई थी, क्योंकि वो जानती थी, पावर उन्हीं लोगों को दिखाना चाहिए जहां लगे कि आप उनसे जीत सकते हैं। दोनों अब देखते हैं कि वाणी नहीं मानने वाली है, तो एक बड़बड़ाता है, लगता है अब आपको हमें यंग मास्टर के पास ले जाना होगा, अगर यही मंजूर है तो यही सही।
वाणी सावधान हो जाती है। वो कहती है, आप दोनों क्या करना चाहते हैं? इतना कहकर वो अपने हाथ में लिया एक टोकन तोड़ दिया। ये टोकन उसने चुपके से बातों ही बातों में स्टोरेज रिंग से निकाल लिया था। उसके ऐसा करते हैं आसपास धुंध हो गई, जिसमें देख पाना मुश्किल था। वाणी इसी का फायदा उठाकर दूसरी तरफ निकल गई। काफी दूर आने पर जब वो देखती है कि वो दोनों पीछे नहीं थे, तो वो राहत की सांस लेती है। वो तुरंत ही कॉल टोकन निकालकर वंश हेड को मैसेज कर देती है। वो चारों गार्ड कहते हैं, मिस आप कैसे भी करके रावत वंश में पहुंचे, हम यहीं रुककर उनको रोकने की कोशिश करते हैं। अगर वो दोनों पीछे आते हैं, कम से कम हम कुछ देर तो उन दोनों को रोक ही लेंगे। तो वाणी कहती है, नहीं आप चारों की मेरे साथ चल रहे हैं, सभी साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। उन गार्ड में से एक कहता है, नहीं हमारा सुरक्षित रहना जरूरी नहीं है, आपका सुरक्षित रहना जरूरी है। हमें वंश हेड ने आपकी सुरक्षा के लिए ही भेजा है, और हम आपकी सुरक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए भी तत्पर है। वाणी कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा गार्ड कहता है, मिस आप हमारे रावत वंश की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, हम ऐसे आपको खतरे में नहीं देख सकते हैं। चारों हाँ में हाँ मिलते हैं। वाणी अब कुछ भी नहीं बोल पाती है, वो अब चुपचाप आगे बढ़ चलती है। वो चारों गार्ड कहते हैं, आप हमारी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस अपना ख्याल रखिएगा। हमें याद है कि आप दुनिया की सबसे अच्छी मिस हैं, जिन्हें हमें सेवा करने का मौका मिला। वाणी को इस बात का बहुत दुख हो रहा था कि वो चारों गार्ड उसके सबसे भरोसेमंद गार्ड हैं, जो उसकी सुरक्षा बचपन से करते आ रहे हैं। इसलिए ही वो उन्हें खतरे में छोड़ना नहीं चाहती थी। पर इस समय उसे भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना था। वो रावत वंश की अगली वंश हेड है, तो उसे कई ऐसे कड़े फैसले आगे चलकर लेने ही होंगे, चाहे इससे उसको दुख ही क्यों ना मिले। वो अब काफी तेजी से सिल्वर ईगल बीस्ट से जाने लगती है। सिल्वर ईगल बीस्ट, जो कि खुद रावत वंश का वफादार था, वो चिंता में था। वो अपनी पूरी एनर्जी लगाकर उड़ रहा था। उसे इस समय बस एक ही चीज सूझ रही थी, वाणी को वंश में पहुंचाना चाहे जिस हाल में। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने वो दोनों आ जाते हैं। सिल्वर ईगल बीस्ट तुरंत ही अपनी दिशा मोड़ लेता है, पर वो ठहरा संत लेवल 2 पर। कहाँ वो संत लेवल 9 की बराबरी कर सकता था। वह दोनों ही उन चारों गार्ड की बॉडी को सिल्वर ईगल बीस्ट पर फेंक देते हैं। 3 गार्ड तो पहले ही मर चुके थे, चौथा जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, वो अपनी गिरती सांसों में ही कहता है, मी मिस आप भाग जाए। इसी के साथ वह भी मर गया। वाणी उन चारों को ऐसे मरा हुआ देख बहुत डर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो गुस्से से लाल होकर कहती है, क्या आप दोनों वंश के बीच लड़ाई चाहते हैं? दोनों व्यक्ति वाणी की ऐसी बात सुनकर हंसने लगते हैं। वो कहते हैं, लड़ाई? अरे लड़ाई तो तुम चाहती हो मिस वाणी। तुम अब भी हमारे साथ चल सकती हो। हमने तो आपसे बड़ी ही प्यार से अनुरोध किया था, पर आप ही हैं जो मना कर रही है। और आपको क्या लगता है कि रावत वंश अब उतना काबिल बचा है कि वो हमारे सेन वंश के सामने टिक सके? अगर दोनों वंशों के बीच बैटल होगा, तो मुझे नहीं लगता कि रावत वंश बच भी पाएगा। वाणी कहती है, चुप हो जाओ, तुम दोनों कब से देख रही हूँ, बकबक किए जा रहे हो। जब मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारी यंग मास्टर से शादी नहीं करने वाली, तो नहीं करने वाली, चाहे उसके लिए आज मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। इतना कहकर वाणी अपनी तलवार निकाल लेती है, और वो एक व्यक्ति की तरफ बढ़ जाती है। वो एक ही पल में उस व्यक्ति के एकदम पास पहुंच जाती है। वो व्यक्ति तो वाणी की इस मूव से बाल बाल बच गया। वो कहता है, तुम तो बहुत तेज हो, अभी संत लेवल 4 पर हो, पर तुम्हारी पावर और टेक्निक लाजवाब है। अब रावत वंश की होने वाली वंशहेड से उम्मीद भी क्या ही की जा सकती थी। वो और कुछ कहता कि वाणी फिर से उस पर अटैक कर देती है। फिर वो इस बार भी बच गया। भला संत लेवल 9 के आगे संत लेवल 4 का कल्टीवेटर कितना जोर लगा लेगा। वो व्यक्ति कहता है, ठीक है, जब तुम लड़ना ही चाहती हो, तो यही सही। अब तुम्हारा घमंड जब दूर हो जाएगा, तभी तुम्हें ले चलेंगे हम यंग मास्टर के पास। इतना कहकर वो भी अपना तलवार निकाल लेता है, और दोनों में फाइट होने लगती है। ये फाइट बहुत ही खतरनाक थी। दोनों को देखा कर ही लग रहा था कि उनकी पावर क्या है। दोनों के तलवार के स्लैश से तो हवा में तरंगे उत्पन्न हो रही थी। यहाँ तक कि इसके इम्पैक्ट से जमीन पर क्रैक आ गए थे, कई पेड़ तो ऐसे ही काट कर गिर गए थे। दूसरा व्यक्ति बस उन दोनों की फाइट को देख रहा था, और बड़बड़ाता है, ये लड़की तो अपने लेवल पर हमारे यंग मास्टर से भी बेहतरीन है। मानना पड़ेगा, अगर यंग मास्टर भी संत लेवल 4 पर आकर इससे फाइट करेंगे तो निश्चित रूप से हार जाएंगे। ऊपर से ये खूबसूरत भी बहुत है। तभी तो हमारे यंग मास्टर का इसमें इतना इंटरेस्ट है। आखिर इसमें बात ही जो ऐसी है, वो इसे हर हाल में हासिल करना चाहते हैं।
दोनों में फाइट चल रही थी। वाणी काफी घायल हो गई थी और वो व्यक्ति जो उससे लड़ रहा था उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। वाणी के तलवार की स्लैश में एनर्जी तो थी, पर वो संत लेवल 9 के ऊपर डोमिनेंट नहीं कर सकती थी, और वही उस व्यक्ति के लिए वाणी को चोट पहुंचाना बहुत ही आसान था। सिल्वर ईगल बीस्ट जो सामने सिर्फ यह नज़ारा देख रहा था और जोर जोर से अपनी बीस्ट भाषा में चिल्ला रहा था, उसे तो दूसरे व्यक्ति ने अपनी एनर्जी जाल में जकड़ रखा था। वाणी अब थक चुकी थी, उसकी एनर्जी भी अब खत्म हो रही थी। वो व्यक्ति कहता है, तुम क्यों अपनी जान को खतरे में डाल रही हो, सिर्फ एक शादी के लिए? हार मान लो और चलो हमारे साथ। वाणी अपने हाथ से ब्लड को झटकाती है और सरकास्टिकली हंसते हुए कहती है, हार मान लूं? ये कैसा मजाक है? मैंने हार मानना सीख ही नहीं है। जब मेरे पास सिर्फ जीने के लिए 6 महीने बचे थे तब मैंने हार नहीं मानी, तो अब कैसे मान लूं? उन्होंने मेरी जान बचाई, मुझे नई जिंदगी दी, मेरी पावर को रिस्टोर करने में मदद की, वो भी बिना कुछ डिमांड किए। और तुम सब सोचते हो मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे यंग मास्टर से शादी कर लूं, जिसकी इज्जत मेरी नज़रों में एक कचरे जितना भी नहीं है। मुझे मरना मंजूर है, पर मैं उन्हें छोड़कर किसी और से शादी नहीं कराने वाली। वाणी की एनर्जी अब बढ़ना शुरू हो जाती है। वो व्यक्ति कहता है, तो तुम अब रावत वंश की ब्लड लाइन को यूज कर रही हो, पर तब भी तुम खास कुछ कर नहीं पाओगी। वाणी अब ज्यादा देर किए बिना ही उस पर अटैक कर देती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि वो अपने ब्लड लाइन को कब तक एक्टिवेट रख सकती है। अब वाणी उस व्यक्ति पर भारी पड़ रही थी। वाणी भले ही संत लेवल 4 पर थी, पर उसकी रावत वंश पुराने ब्लड लाइन में से एक है, तो उसकी पावर कम तो नहीं हो सकती थी। 108 ए लिटिल बेबी। वाणी के लगातार अटैक की वजह से वो व्यक्ति अब घायल होने लगता है। अब उसे ऐसे कमजोर पड़ते देख दूसरा व्यक्ति जो ये सब देख रहा था वो भी इस फाइट में आ जाता है। अब दो दो लोग वाणी से लड़ रहे थे, वो भी संत लेवल 9 के, पर फिर भी वाणी के तलवार की एक एक स्लैश उनको बार बार पीछे होने पर मजबूर कर रही थी। वाणी की स्पीड काफी तेज हो गई थी जब से उसने अपनी ब्लड लाइन की पावर एक्टिव की थी। उस हल्की अंधेरी होते दिन में आसमान में बस उनकी लड़ने की आवाज हो रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, कोई भी किसी भी प्रकार के बीस्ट की आवाज तक नहीं आ रही थी, जो शाम होते ही आवाज करने लगते हैं। भला जहां संत लेवल 9 के लोग फाइट कर रहे थे, कोई मामूली बीस्ट कैसे आवाज कर सकता था? सभी बीस्ट तो डर के मारे छिप गए थे। वो दोनों वाणी का सामना तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे थे, बस अपना बचाव ही कर पा रहे थे, वही काफी था उनके लिए। दूसरा व्यक्ति सोचता है, तो ये है रावत वंश की ब्लड लाइन की पावर बहुत ही शानदार है। भले ही अभी के लिए रावत वंश कमजोर हो, पर आगे चलकर ये बहुत पावरफुल फिर से बन जाएंगे। अब समझ आ रहा है कि यंग मास्टर क्यों रावत वंश के पीछे पड़े हैं, उन्हें तो इनकी पावर चाहिए, और ये लड़की जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। हमने गलत अंदाजा लगा लिए था, देखा जाए तो हमारे यंग मास्टर इस लड़की के पोटेंशियल के आगे कुछ भी नहीं है। जब ये अभी सिर्फ संत लेवल 4 में होकर हम दोनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दे रही है, तो जब ये हमारे बराबरी पर आ जाएगी तो क्या क्या कर देगी। यंग मास्टर काफी दूर का सोचकर इस शादी को मनवाना चाहते हैं, क्योंकि पूरा फायदा तो सेन वंश का ही होगा इस शादी से। दूसरा व्यक्ति कहता है, तुमने गलती कर दी, इसे पहले ही हरा देना चाहिए था, अब देखो इसे संभालना मुश्किल हो रहा है। पहला व्यक्ति कहता है, क्यों ना हम भी अपना ब्लड लाइन पावर यूज करें। दूसरा व्यक्ति कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो, हमारे पास अपने वंश की शुद्ध ब्लू लाइन नहीं है, हम एक्टिव करके भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे पास इतनी ही शुद्ध ब्लड लाइन होती तो हम श्रेष्ठ बन चुके होते, और भूलो मत हम जिससे लड़ रहे हैं वो रावत वंश की अगली वंश हेड बनने वाली है, तो इसकी ब्लड लाइन कितनी शुद्ध होगी। बड़े वंश के लोगों में वंश हेड का चुनाव ऐसे ही होता है, सबसे ज्यादा शुद्ध ब्लड लाइन वाला ही उस वंश का वंश हेड बनेगा, क्योंकि अंततः वही वंश में सबसे पावरफुल होता है। ये निर्धारण जन्म से ही कर दिया जाता है, जब तक कि उससे ज्यादा शुद्ध ब्लड लाइन वाला कोई पैदा ना हो जाए। ऐसा सभी बड़े वंशों में होता है। लेकिन तभी वो दोनों नोटिस करते हैं कि वाणी का अटैक स्लो हो रहा है, क्योंकि अब वाणी की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, उसकी बॉडी जवाब दे चुकी थी। वो अब और देर तक अपनी ब्लड लाइन की पावर यूज नहीं कर सकती थी, उसके मुंह से ब्लड आ रहा था, वो अपने ब्लड को बाहर थूकती है, अब तो वो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वाणी के अंदर अब इतनी पावर नहीं बची थी कि वो अब लड़ सके, वो हवा में अपने बैलेंस भी नहीं बन पा रही थी, उसे अपनी जितनी ब्लड लाइन की पावर यूज करनी थी वो कर चुकी थी। उसे ब्लड लाइन की पावर यूज करने की वजह से आंतरिक चोटें भी आई गई थी, यहाँ तक कि उसकी कई नाड़ियां तक डैमेज हो चुकी थी।
ऐसा तो होना ही था, ब्लडलाइन की पावर तो कल्टीवेटर की पावर बढ़ा तो देती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट को भी सहना पड़ता है। अगर कल्टीवेटर कमजोर होता है, तो उसके साइड इफेक्ट से वो मर भी सकता है। वो दोनों वाणी की यह हालत देख मुस्कुराते हैं। एक कहता है, चलो इसकी सारी अकड़ अब खत्म हो गई, अब ये कुछ नहीं कर पाएगी। दूसरा व्यक्ति कहता है, चलो इसे अब हम ले चलते हैं, अब हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। यंग मास्टर को। दोनों व्यक्ति वाणी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वाणी सोचती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्या मैं अपनी पसंद से कुछ नहीं कर सकती हूँ? कम से कम एक बार अक्षत को देखा तो लिया होता। मुझे अब मान लेना चाहिए कि जरूरी नहीं है जिंदगी में जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए, जैसा आप चाहते हैं वैसा हो। अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं हार मान चुकी हूँ। क्या मुझे मर जाना चाहिए? नहीं, शायद अगर जिंदा रहूंगी तो कभी मैं अक्षत से मिल सकूं, तब मैं उनसे माफी मांग लूंगी कि मैं अपना खुद से किया वादा नहीं निभा पाई। वाणी अभी इन सोचों में ही थी कि वो दोनों वाणी के पास पहुंच गए और उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे करते हैं, लेकिन तभी मानो समय जैसे थम गया हो। हवाएं धीमी पड़ गई हो, सब कुछ धीमा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे समय ही रुकने लगा था। वो दोनों व्यक्ति जैसे ही यह महसूस करते हैं, उनको एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो अब पीछे हटना चाहते थे, पर वो ऐसा कर ही नहीं पा रहे थे। वो समय से बंधे जो थे, तो समय के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। जब टाइम धीमा पड़ गया था तो जाहिर सी बात थी, वो भी धीमा पड़ जाएंगे। वाणी जो अब अपनी आंखें बंद करके हार मान ही रही थी कि उसे भी कुछ महसूस होता है, उसकी ब्लड की बूंद हवा में ही रुक गई थी। वो बहुत ही धीरे धीरे नीचे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो स्थिर हो गई हो। वाणी तुरंत ही अपना सिर ऊपर करके देखती हैं, तो वो दोनों व्यक्ति भी अब एकदम ठहर से गए थे। वाणी चारों ओर देखने लगती है, सब कुछ धीमा पड़ गया था। वो सिल्वर ईगल बीस्ट को देखती हैं, जिसका मुंह खुला हुआ था। वाणी को अब समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। अचानक से सब धीमा कैसे हो गया? तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो दोनों व्यक्ति तुरंत ही पीछे हो जाते हैं, पर तब तक देर हो चुकी थी। वो सामने ही देखते हैं कि दो हाथ नीचे गिर रहे थे। ये देख उनकी आंखें चौड़ी हो जाती है। वो जैसे ही अपना हाथ देखते हैं तो उन दोनों का वो हाथ कट चुका था, जो उन्होंने वाणी को पकड़ने के लिए बढ़ाया था। और उसमें से खून का फव्वारा निकल रहा था। अब जाकर उन्हें वो दर्द महसूस होने लगा। वो दोनों एकदम से डर जाते हैं। दोनों के मुंह से निकलता है, ये नहीं हो सकता, मेरा हाथ। वो दोनों तो खौफ की वजह से 4 कदम पीछे चले गए थे। उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हुआ उनके साथ। शॉक सिर्फ उन दोनों को ही नहीं लगा था, बॉडी को भी लगा था। वो भी हैरान थी कि संत लेवल 9 के दो व्यक्ति का हाथ ऐसे कैसे कट गया, और दोनों अपना बचाव तक नहीं कर पाए। आखिर यह किया किसने? तभी उन दोनों व्यक्ति पर एनर्जी प्रेशर पड़ने लगता है। वो समझ गए कि यहाँ जो कोई भी है, वो बहुत ही पावरफुल है, और साथ में उसके पास टाइम मैनिपुलेशन की पावर है। यानी कि वो समय के साथ कुछ पल के लिए छेड़छाड़ कर सकता है। वो समय को धीमा और तेज दोनों ही कर सकता है, जो किसी ऐसी कल्टीवेटर की बस की तो बात नहीं थी। दोनों तुरंत ही घुटने पर आकर माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, हमें छोड़ दीजिए। एक आवाज आती है, तुम दोनों की हिम्मत भी कैसी हुई इन्हें चोट पहुंचने की? इस बार तो छोड़ रही हूं, अगली बार मार दिए जाओगे। वो दोनों व्यक्ति तो अब थर थर कांप रहे थे, दोनों ही पसीने से भीग गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन दोनों को अपनी गुस्से भरी नजर से घूर रहा हो, जिसके तले वो पिस जाएंगे। दोनों कहते हैं, हाँ, हमें जिंदा छोड़ने के लिए आपका शुक्रिया। वाणी तो बेचारी सोच में पड़ गई कि ये किसकी आवाज है। ये उसकी माँ तो नहीं है, क्योंकि उनके पास टाइम मास्टरी है ही नहीं, और ना ही उनकी यह आवाज है। तो यह है कौन जो उसकी मदद कर रही है? वाणी इधर उधर देखने लगती है। हालांकि उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर फिर भी वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि यह आवाज आई कहां से। पर उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। वो दोनों व्यक्ति तो अपनी नजरें भी ऊपर नहीं कर रहे थे। वो यहां से जा पाते कि एक जबरदस्त फोर्स के साथ जमीन पर पटक दिए गए और खून की उल्टियां करने लगे। अब उनकी हालत एकदम खराब हो गई थी, क्योंकि वो फोर्स तो बहुत ही ज्यादा थी। ये तो अच्छा हुआ कि वो दोनों संत लेवल 9 पर थे, नहीं तो शायद अब तक उस फोर्स के कारण गुब्बारे की तरह फट चुके होते। वह दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। सिल्वर ईगल बीस्ट भी अब आजाद हो चुका था। वो तुरंत ही वाणी को अपने ऊपर खड़ा कर लेता है। वाणी अपना सिर झुकाकर कहती है, सीनियर, आपका मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। मैं वादा करती हूँ फ्यूचर में मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। क्या मैं आपको देख सकती हूँ? वाणी जब देखती है कि कोई भी जवाब नहीं आया,
तो वो सोचती है जरूर कोई बहुत ही बड़ी कल्टीवेटर होंगी जो सामने नहीं आना चाहती हैं। कई ऐसे पावरफुल लोग अकेले में अलग थलग रहना पसंद करते हैं। वाणी कहती है, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आपको जरूर कोई काम होगा, आप चली जाए, मेरी चिंता मत कीजिए। तभी वाणी को किसी की आवाज आती है। वो अपना सिर ऊपर करके सामने देखती है तो एक छोटी सी बच्ची हवा में तैर रही थी। उसे देखने से ऐसा लग रहा था कि वो अभी मुश्किल से 1 साल की ही हुई होगी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों वाणी को निहार रही थी। वो छोटी बच्ची मम्मा कहते हुए वाणी के गले से चिपक जाती है। उसके छोटे हाथ में तो वाणी आ ही नहीं रही थी। वाणी तो कंफ्यूज, वो तो बस ऐसे ही शॉक में खड़ी रहती है। उसे अपने सुने पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी इस नन्ही सी बच्ची के मुंह से क्या सुना। वो सोचती है जरूर उसने कुछ गलत सुन लिया होगा। वो धीरे से कहती है, इतनी प्यारी सी छोटी बच्ची को कौन यहाँ अकेले छोड़ गया। वो अब उस छोटी बच्ची को अपने से अलग करती है और कहती है, क्या तुम यहाँ खो गई हो। वो बच्ची अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वाणी को देखते हुए न में सिर हिला देती है। वाणी कहती है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ आसपास हैं। वो बच्ची हाँ में सिर हिला देती है। वाणी कहती है, तो कहाँ हैं। वाणी के दिमाग में चल रहा था कि कहीं इस छोटी बच्ची की माँ वो सीनियर तो नहीं है जो अभी अभी उसकी मदद की है। वो बच्ची कहती है, आप ही तो मेरी माँ हैं। वाणी ये सुनकर अजीब सा चेहरा बना लेती। वो कहती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तुम ये क्या कह रही हो। तुम्हारी माँ कहाँ है, अच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाती हूँ। 109 डॉटर ऑफ अक्षत एंड वाणी। वो छोटी बच्ची कहती है, आप ही मेरी माँ है। अब तो वाणी जैसे बेहोश ही हो गई। मतलब ये क्या है। उसने तो अभी तक शादी ही नहीं की है और ना ही आज तक वह किसी के साथ फिजिकल हुई है। तो उसकी 1 साल की बेटी कहाँ से हो गई। क्या कोई भी बच्ची आसमान से आकर बोल देगी कि वो उसकी बेटी है और वो मान लेगी, इसका क्या मतलब। वो छोटी बच्ची वाणी को ऐसे देख अपनी भोली सूरत चमकती आंखों से कहती है, आप ही मेरी माँ हो। वाणी कहती है, प्यारी गुड़िया, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मेरी कोई बेटी नहीं है तो तुम मेरी बेटी कैसे हो सकती हो। याद करो तुम्हारी माँ कहाँ है और कैसी दिखती है। वाणी को न जाने क्यों उस लड़की से यही फीलिंग आ रही थी कि ये उसकी ही बेटी है, पर दिमाग ये इनकार कर रहा था कि उसकी कोई बेटी भी है। यहाँ तक कि उस छोटी लड़की की आंखें बिल्कुल वाणी की तरह थी, गहरी नीली। वो छोटी लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और कुछ याद करती है और फिर अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान। वाणी कहती है, तो क्या तुम्हें याद आया, तुम्हारी माँ कैसी दिखती है और कहाँ है। वो छोटी बच्ची कहती है, हाँ वो आप ही तो है, मुझे आपका ही चेहरा याद आ रहा है, आप ही मेरी माँ हैं। वाणी तो ये सुनकर जैसे लड़खड़ा ही गई। तभी वाणी कुछ नोटिस करती है और उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो सोचती है, यह मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस किया। वो कहती है, तुम एक आत्मा हो। वो छोटी बच्ची हाँ में सिर हिला देती है। वाणी हैरान थी कि वो एक ऐसी छोटी बच्ची की आत्मा देख रही है, वो भी पूरी पावर में। उसने ऐसे किसी की आत्मा नहीं देखी थी जो इतनी पावरफुल हो। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि भला एक छोटी सी बच्ची की आत्मा ऐसे कैसे हो सकती है। वो कैसी इतनी शक्ति में है कि मुझसे बात कर रही है। वाणी कहती है, अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारी बॉडी कहाँ है जिसमें तुम पैदा हुई थी। वो बच्ची कुछ सोचने लगती है और फिर कहती है, मैं तो ऐसे ही पैदा हुई थी, मेरी यही बॉडी है, अभी तो मेरी आत्मा ही मेरी बॉडी है। अब तो वाणी सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे आत्मा का जन्म लेना। यह नहीं हो सकता है, बिना बॉडी की आत्मा जन्म नहीं ले सकती है। वाणी कहती है, तुम पैदा कैसे हुई थी, तुम्हारा नाम क्या है। वो छोटी बच्ची कहती है, मैं तो वैसे ही पैदा हुई थी जैसे और लोग पैदा होते हैं, और कोई तरीका तो मुझे नहीं पता कि मैं पैदा कैसे हुई थी, और मेरा तो अभी कोई नाम नहीं है। मैंने जब आंखें खोली तो आपको देखा कि आप पर 2 लोग हमला कर रहे थे। वाणी आंखें बड़ी करके देखते हुए कहती है, तो क्या मुझे बचाने वाली वो सीनियर जिन्होंने उन दोनों का हाथ काट दिया था, वो तुम थी। वो छोटी बच्ची हाँ में सिर हिला देती है। अब तो वाणी को और भी बड़ा झटका लगा, मतलब उसे बचाने वाली वो पावरफुल सीनियर एक छोटी सी 1 साल की दिखने वाली बच्ची है। आखिर यह है कौन। कहीं ये किसी देवता की बेटी तो नहीं है जो गलती से इस दुनिया में आ गई और मुझे अपनी माँ कहने लगी। क्योंकि इतनी पावरफुल, वो भी इतनी छोटी उम्र में, शायद देवताओं के बच्चे ही होते होंगे, और इसकी बोलने और समझने की क्षमता से तो 1 साल की बिल्कुल भी नहीं लगती है। वाणी अब अपना सिर पकड़ लेती है। वाणी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है।
अगर ये किसी देवता की बेटी है तो कोई अब तक इसे लेने क्यों नहीं आया? और भला देवता की बेटी ऐसे कैसे गुम होने लगी? पता नहीं इसकी बॉडी भी है या फिर ये आत्मा ही है। वाणी अपनी आंखें बंद कर सोचने लगती है। एक छोटी बच्ची उसे माँ बुला रही है, जिसे तो उसने कभी देखा भी नहीं होगा, पर न जाने क्यों उसका दिल कह रहा था कि ये उसकी ही बेटी है। वाणी कहती है, अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हारी माँ हूँ तो तुम्हारे पिता कौन है, क्या तुम्हें याद है? क्योंकि बिना अपने पिता के तो तुम पैदा नहीं हुई होगी। वो छोटी बच्ची मुस्कुराती है, वो कहती है, मेरे पिता वही हैं जिनके बारे में आप सोचती रहती हैं। वो एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर है, जिन्होंने आपके बॉडी में से जीवित जहर को खत्म किया था, और वो दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं। वाणी को फिर से झटका लगता है, ये जीवित जहर वाली बात तो सिर्फ उसके पेरेंट्स और अक्षत जानता था, तो इसे कैसे पता? कहीं ये सच में तो मेरी बेटी नहीं? ऐसा वाणी सोच रही थी। वाणी कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब वो अक्षत हैं? वो छोटी बच्ची मुस्कुराती है और अपनी चमकती आंखों से कहती है, हाँ उनका नाम अक्षत है, वही तो मेरे पिता हैं। ये सुनकर वाणी का चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है, वो धीरे से कहती है, अक्षत और मेरी बेटी? वो लड़की कहती है, हाँ मैं आपकी और उनकी ही बेटी हूँ, क्या आप मुझे अपने गले से नहीं लगाएंगी? वाणी को अभी कुछ नहीं समझ आ रहा था, उसे मिले अक्षत से 1 महीने ही हुए हैं, और उन्होंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था, तो उनकी बेटी कब और कैसे पैदा हो गई? वाणी पूरा कंफ्यूज थी। पर कुछ भी हो, वाणी को वो अपनी बेटी ही नजर आ रही थी, उसका दिल यही कह रहा था कि ये उसकी बेटी है, वो उसे तुरंत ही गले से लगा लेती है। वो उसके गालों पर किस करती है, उसे इतना खुशी महसूस हो रही थी कि वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। वाणी की आंखें भर आई थी। वाणी उसे फिर से अपने गले से लगा लेती है। ऐसा करके उसके दिल को बहुत ही सुकून मिल रहा था। उसे ये तो नहीं पता था कि ये कैसी फीलिंग्स थी, पर ये बहुत ही सच्ची और अच्छी फीलिंग्स थी। तभी उसे लड़की की पैर धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। वो अब अपनी असली आवाज में कहती है, आपको ऐसे तंग करने में मुझे मजा आया माँ। अचानक से उसने इस बच्ची की आवाज को सीनियर की आवाज के जैसे होने पर वो उसे देखने लगती है, हालांकि उसे पता तो था कि यही उसकी बेटी ही वो सीनियर थी। वो छोटी बच्ची कहती है, माँ मुझे माफ करना, मैंने आपसे ऐसी शरारत की और आपको परेशान किया, अब मैं आपको सच बताती हूँ। वाणी तो अब सोच में पड़ जाती है कि ये अब कौन सी सच बताने की बात कर रही है। वो कहती है, तुम अब यह मत कहना कि तुम्हारे पिता अक्षत नहीं है, ये तुमने मुझसे झूठ बोला है। वो बच्ची कहती है, माँ आपके दिमाग में यह क्या चल रहा है? मैं आप दोनों की ही बेटी हूँ, मैं ये बताने वाली थी कि मैंने टाइम मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज किया है, जिससे मैं समय में पीछे आ गई हूँ। आपकी ये बेटी 17 साल की है, लेकिन मैं अपने वास्तविक आत्मा में समय में पीछे नहीं आ सकती और ना ही अपने बॉडी के साथ, इसलिए मुझे ऐसे 1 साल की बच्ची के रूप में आना पड़ा। मैं बस आपकी मदद करने आई थी। वाणी तो स्तब्ध खड़ी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये छोटी बच्ची बोल क्या रही है। वाणी को ऐसे देख लड़की कहती है, ठीक है मैं आपको आसान भाषा में समझती हूँ, मैं आपकी बेटी फ्यूचर में हूँ, मैं बस अपनी टेक्निक की मदद से अपने जन्म के समय से भी पीछे आई हूँ। ये सुनकर वाणी शॉक हो जाती है। पहले तो उसे इस बच्ची का समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे आत्मा के रूप में है, और अब पता चल रहा था कि वो उसकी बेटी है जो भविष्य से आई हुई है। वाणी कहती है, क्या तुम भविष्य से हो, पर यह कैसे? वो लड़की कहती है, इसे बताने में तो मुझे घंटों लग जाएंगे, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं बस कुछ देर और यहाँ रह सकती हूँ। वाणी कुछ सोचते हुए कहती है, ओह अच्छा मैं समझ गई। वो लड़की कहती है, माँ आप सच में बहुत खूबसूरत तब भी है, और अभी भी है, तभी तो पिताजी आपकी इतनी तारीफ करते रहते हैं। वाणी जब ये सुनती है तो उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। वो कहती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? और तुम्हारे पिता उस समय कहाँ और कैसे हैं? वो लड़की कहती है, माँ मैं ये आपको नहीं बताने वाली, कहीं आपने मेरा नाम बदल दिया बाद में तो। मुझे मेरा नाम बहुत अच्छा लगता है, और रही बात पिताजी की, तो उनके कारनामे बहुत है। वो सोचती है अगर मैंने इन्हें पिताजी के बारे में बताया, तब तो ये आधा जलन से ही मर जाएंगी, कि मेरी कितनी और माँ हैं। वो लड़की कहती है, मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाली, बस इतना जान लीजिए, सब ठीक ही है। ठीक है तो अब मैं चलती हूँ। वाणी फिर से उसे गले से लगा लेती है, उसके कान में एक आवाज आती है, अपना ख्याल रखना माँ, हम भविष्य मिलेंगे, और हाँ पिताजी पर थोड़ा दबाव रखिए, उन्होंने बहुत कांड किए हैं। वाणी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसके कहने का क्या मतलब था। अचानक से फिर से सब कुछ धीमा पड़ गया और वो छोटी बच्ची कहीं गायब हो गई।
और वाणी बस देखते ही रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो समझ रही थी कि ये ज्यादा समय के लिए नहीं था। उसे तो खुश होना चाहिए कि वो अपनी बेटी से मिल पाई जिसके जन्म के बारे में उसे पता भी नहीं है। उस लड़की ने वाणी को जाते जाते अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा दे दिया था। इसकी वजह से वाणी की चोटें अपने आप ही बहुत तेजी से भरने लगी और उसके डैमेज हुई नाड़ियां भी ठीक हो गई। और एक झटके के साथ ही वो संत लेवल 5 पर पहुंच गई। वो तो ये देख सोच में पड़ गई कि ये सब कैसे हुआ। वाणी को याद आता है कि ये लड़की उसकी और अक्षत की बेटी है। इसका मतलब वो दोनों आगे चलकर एक होने वाले हैं। उसे अब किसी की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये सोच सोच कर ही वो मुस्कुराए जा रही थी। सिल्वर ईगल बीस्ट जो ये सब बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, उसे तो अब गर्व हो रहा था कि वाणी की बेटी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो समय में पीछे आ गई। वो अब निर्णय करता है कि वो ये बात अपने मास्टर वंश हेड को भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये भविष्य से जुड़ी चीजें हैं जिन्हें जितना काम लोगों को पता हो उतना ही अच्छा होता है। यहाँ से 1 मिलियन किलोमीटर दूर कोई आसमान से ये सब कुछ देख रही थी। वो कहती है, मैं तो बस इसकी मदद करने ही वाली थी, लेकिन कोई पहले ही आ गया मदद करने के लिए। उस लड़की पर भी नेचर के नियम नहीं लागू होते, बिल्कुल उसकी तरह। तभी तो वो लड़की समय से छेड़छाड़ करके ऐसे अपनी माँ को बचाने के लिए समय में पीछे चली आई। इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं पता था कि कोई टाइम मास्टरी इतने ऊपर के लेवल तक कर सकता है कि ऐसे समय में पीछे आ सके। इतना कहकर वो मुस्कुरा देती हैं। 110 पर्वत स्वेटा। दूसरी तरफ अक्षत जो स्पीति वैली सेक्ट से अपने घर की तरफ निकला हुआ था, अचानक से उसे दर्द सा हुआ। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या है। वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है। उसके मुंह से निकलता है, वाणी, क्या तुम ठीक हो? लेकिन तभी वो सामने देखता है तो जैसे समय रुक सा गया था। वो कहता है, ये क्या है? क्या ये टाइम मैनिपुलेशन की पावर है? हाँ, ये वही है। कोई तो है जो समय के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। लेकिन तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अक्षत का दर्द भी खत्म हो जाता है। वो बड़बड़ाता है, आखिर ये क्या था? मुझे अचानक से क्या हो गया था? कहीं से सब सिर्फ मेरा भ्रम तो नहीं है? मुझे वाणी की याद आ रही है। वो कहाँ होगी? क्या वो ठीक है? मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, वो जहाँ भी होगी ठीक ही होगी। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। उसने दुनिया देखी है कैसे क्या होता है। मैं फालतू में ही उसकी चिंता कर रहा हूँ। अब काफी अंधेरा हो गया था, लेकिन फिर भी सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। अक्षत बड़बड़ता है, मुझे थोड़ा और पहले निकलना चाहिए था ताकि मैं जल्दी पहुंच जाता। दरअसल अक्षत को थोड़ा डर लग रहा था, ऐसे जंगल के बीच में से गुजरना। तभी उसके पीछे से किसी के गुजरने की आवाज होती है। अक्षत तो अब भूत भगाने का मंत्र पढ़ने लगता है। उसे ऐसे डर लगना तो स्वाभाविक था। उसने अपनी दुनिया में भूतों की कई मूवीज देखी है जो ऐसे ही जंगल में गुजर रहे शख्स को अपना शिकार बनाते हैं। ये याद आते ही उसकी और फट रही थी। उसे न जाने कौन कौन सी भूत और चुड़ैल याद आ रही थी। स्त्री मूवी की वो चुड़ैल जो लड़कों को शिकार बनाती है। अक्षत बड़बड़ाता है, हे भगवान, बचा लो मुझे, मैं तो अभी तक सिर्फ किस ही कर पाया हूँ। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अक्षत अब कैसे भी करके अपने घर पर पहुंच ही गया। वो तो डर की वजह से पसीने से भीग गया था। उसके पास टॉमी, कौवा और श्वेता जो गेट पर ही खड़े थे, उस पर टूट पड़ते हैं। अक्षत उन्हें थोड़ा प्यार करता है। वो जब सामने देखता है तो ईशानी भी खड़ी थी, जिसका चेहरा थोड़ा लाल था, जो चंद्रमा के प्रकाश में साफ साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी अक्षत का ही इत्र कर रही थी। अक्षत कहता है, क्या तुम भी मेरा इंतजार कर रही थी? ईशानी कहती है, वो हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अक्षत तो अब ईशानी को घूरने लगते हैं। उसे तो ऐसा लगा कि जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। ये लड़की तो पहले यह बात मानने से साफ इनकार कर देती थी, तो अब क्या हुआ? ये मान कैसे गई कि ये मेरा इंतजार कर रही थी? ईशानी का ऐसा बदला हुआ व्यवहार अक्षत से पच नहीं रहा था। अक्षत कहता है, ठीक है, अब हम खाना खाते हैं, मैंने मार्केट से ही खाना ले लिया है। ईशानी हाँ में सिर हिला देती है। सभी अब खाना खाने बैठे थे। अक्षत भी हाथ मुंह धोकर आता है। वो पहले सबको खाना सर्व करता है और फिर खाना शुरू करता है। अक्षत की तभी ध्यान ईशानी पर जाता है, जो अपने पैर मोड़कर बैठी हुई थी। उसने अक्षत के कपड़े पहन रखे थे और ऊपर से 3 बटन खोल रखे थे। ये देखते ही तो अक्षत का चेहरा लाल हो जाता है। उसका गला सूख गया था तो खाना अटकने लगा। उसे खांसी आने लगा तो ईशानी उसे अपनी ग्लास आगे कर देती है। अक्षत तुरंत ही पानी पीता है और जब खांसी बंद हो जाती है
तो उसे समझ आता है कि यह ग्लास तो ईशानी का झूठा था, इसका मतलब उसका ईशानी के साथ इनडायरेक्ट किस हो गया। ये समझ आते ही उसका चेहरा और लाल हो गया था। वो ग्लास ईशानी को दे देता है तो ईशानी भी उसी से पानी पीती है, सेम उसी जगह से जहां से अक्षत ने पिया था। ये देखकर तो अक्षत के दिमाग में न जाने क्या क्या ख्याल उमड़ने लगे। वो ईशानी की होठों को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। ईशानी कहती है, क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रहे हो। अक्षत तो अपना चेहरा सामने की तरफ करके खाने लगता है। वो सोचता है, अक्षत अक्षत तुझे ये क्या हो रहा है। अक्षत अब जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। कुछ देर बाद वो फिर से अपनी तिरछी नजरों से ईशानी को देखने लगता है। अक्षत सोचता है, आज ये मुझे इतनी अच्छी क्यों लग रही है। क्या आज सुबह जो इसे किस किया था उसकी वजह से। अक्षत ईशानी को बार बार तिरछी नजर से देख रहा था। वो अपने आप को ईशानी को ऐसे देखने से रोक ही नहीं पा रहा था। खाना खत्म करने के बाद अक्षत कहता है, वैसे जब मैं स्पीति वैली सेक्ट जा रहा था तो तुमने कहा था कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, तो वो कौन सी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो। अक्षत का सवाल सुनकर ईशानी का चेहरा लाल हो जाता है। वो अपनी नजरें छिपाने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या कहे इस बारे में। वो तो आज दोपहर से ही सोच रही थी इस बारे में कि वो अपनी बात कैसे कहेगी अक्षत से। जब अक्षत स्पीति वैली सेक्ट जा रहा था तब तो उसकी हिम्मत थी कि वो अपनी बात कह सके, पर जैसे से टाइम बीतता गया उसकी हिम्मत कम हो गई और अब वो अपनी हिम्मत जुटाना की कोशिश कर रही थी। अक्षत कहता है, क्या हुआ, तुम भूल गई क्या। कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी होता है कि हम जो बोलने वाले होते हैं अचानक से भूल जाते हैं। तुम्हें जब याद आ जाएगा तब मुझे बता देना। ईशानी सोचती है, मैं भूल गई, अरे कैसे भूल जाऊंगी इस बात को। ये तो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे इस बात को बोलूं। ईशानी अब अपनी हिम्मत जुटाती है और एक लंबी सांस लेकर बोलने ही वाली थी कि तभी अक्षत टॉमी को एक लात मारता है तो टॉमी लुढ़क कर कुछ दूर चला जाता है। अक्षत कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो। उसकी गर्दन को ऐसे मुंह में क्यों पकड़ रहे हो, क्या तुम काले कौवे को खाना चाहते हो। टॉमी तो बस अपना दांत दिखाता है, मानो वो कह रहा हूं, अरे मास्टर हम तो बस खेल रहे थे, आप बुरा क्यों मान गए। टॉमी अब चुपचाप अगर अक्षत के पास बैठ जाता है। अक्षर उसके पीठ को सहलाते हुए कहता है, जोर से तो नहीं लगी टॉमी। टॉमी जिसका चेहरा गिरा हुआ था लात खाने की वजह से वो अब खुश हो जाता है। वो अब अपनी गर्दन ऊपर कर लेता है। अक्षत उसकी गर्दन को भी सहलाने लगता है। लात खाने की वजह से जो अब तक उसका चेहरा गिरा हुआ था वो अब घमंड से ऊपर हो गया था। टॉमी अपनी एक आंख खोलकर कौवे को देख रहा था और फिर अपने दांत दिखाता है, मानो वो ये कह रहा हो, देखा ना मास्टर मुझे कितना प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे मारा तो उन्हें बुरा लगा। टॉमी धीरे से एक लात कौवे को मारता है जिससे बेचारा काला कौवा लुढ़क जाता है। टॉमी मन ही मन हंसता है, ही क्यों मजा आया ना, मेरे ऊपर भी तुम मन ही मन हंस रहे हो होंगे ना बे, तो जरा तुम भी इसका मजा लो। श्वेता तो इन दोनों से अलग उस जगह पर बैठी थी जहां से अक्षत को बड़े ही अच्छे से देखा जा सकता था। उसके मुंह से ठरक के कारण लार टपक रहा था। वो सोच रही है, मास्टर मास्टर आप इतने ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग क्यों है। मैं जब जब आपको देखती हूँ तब तब मेरा दिल आप पर ही आ जाता है। मास्टर आप मेरा कब लेंगे प्यार भरा किस। जैसा कि श्वेता से उम्मीद की जा सकती थी, वो हमेशा ही अक्षत के ख्यालों में डूबी रहती है, वो भी अश्लील ख्यालों में। सूर्य मंडल पेड़ जो ध्यान श्वेता को देख रहे थे वो धीरे से अमरबेल लता से कहता है, जिस दिन इस श्वेता को मौका मिल गया ये मास्टर के साथ वो सब कर डालेगी जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होगा। देख रहे हो उसके मुंह से कैसे लार टपक रहा है। मैंने इसे ठरकी बीस्ट पूरे 1000 सालों में नहीं देखी है। अच्छा हुआ कि ये बीस्ट है, इंसान होती तो न जाने मास्टर का क्या हाल करती, वो तो बेचारे कितने अच्छे हैं। श्वेता उनकी आवाज सुन लेती है, वो पीछे देखी है और उन दोनों को चिढ़ाती है। वो बड़बड़ाती है, ये लोग सच्चा प्यार नहीं समझते हैं, प्यार तो वो है जिसमें। अरे आगे क्या बोलना था, मैं तो भूल गई। टॉमी का डायलॉग क्या था, याद आ जा, याद आ जा। अरे हाँ याद आया, प्यार तो वो है जिसमें क्या इंसान क्या बीस्ट, इन सब की कोई सीमा नहीं होती है। ये लोग तो अभी नासमझ हैं, भले ही हजारों साल के हो गए हो। श्वेता उन दोनों से कहती है, वैसे शायद आप दोनों को नहीं पता कि मेरी एंशिएंट स्पाइडर क्लैन की फाउंडर ने एक इंसान से शादी की थी और उनके बच्चे भी हुए थे। ये सुनकर सूर्य मंडल पेड़ कहता है, क्या बात कर रही हो। सच में, पर मैंने तो इस बारे में नहीं सुना था, जबकि हम तो उसे समय यही थे, पर शायद बहुत छोटे रहे होंगे। अमर बेल लता कहता है, तो क्या वो बच्चे आधा मकड़ी और आधा इंसान थे।
सूर्यमंडल पेड़ कहता है, अरे ये बात तो बाद में आती है, पहले ये सोचो कि दोनों में के बीच में वो कैसे हुआ जो बच्चे पैदा हो गए। अमर बेल लता कहता है, अरे हाँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं, बताओ क्या ये संभव भी है। हम तो जानते हैं कि कई पुराने ब्लड लाइन वाले बीस्ट ऐसा कर सकते हैं, पर तुम्हारे स्पाइडर क्लेन के पास ऐसा कर पाने की क्षमता है यह नहीं पता था। ये तो काफी बड़ी बात है जो हमें इतने सालों में कभी पता ही नहीं चली। श्वेता कहती है, ये तो मेरे क्लेन का एक सीक्रेट है जो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। मैं यह अभी आपको नहीं बताने वाली, लेकिन आपको इतना बता देती हूँ कि जैसे पुराने ब्लड लाइन के बीस्ट इंसानों के साथ रिलेशन बना सकते हैं और शादी वगैरह भी कर सकते हैं, वैसे ही कुछ हमारी फाउंडर ने भी किया था। अब जैसे सियांग बीस्ट को ही ले लिया जाए, वो बिल्कुल इंसान की तरह ही दिखते हैं, बस उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है। उनमें भी कई राजकुमारी ने इंसानों से शादी की है और उनके बच्चे भी हुए हैं, हालांकि उन बच्चों को लोग जानते नहीं हैं। पर मैं बता दूं कि वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास सियांग बीस्ट की पुरानी ब्लड लाइन है और ऊपर से उनके पास इंसानों के भी वंश के पावर है। सूर्यमंडल पेड़ कहता है, ओह मैं समझ गया, ये तो काफी शानदार बात पता चली है मुझे। तो क्या इसका मतलब तुम मास्टर के साथ? श्वेता शर्माते हुए कहती है, अगर मास्टर की इच्छा होगी तो मैं तो उनके बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो हमेशा से तैयार हूँ। मास्टर जीतने चाहे मैं उतने बच्चों को जन्म दे दूंगी। और कम से कम हमारे 100 बच्चे तो होने ही चाहिए। हमारे क्लैन में इसे सबसे अच्छा माना जाता है जिसके भी 100 बच्चे होते हैं। इतना कहकर श्वेता फिर से अपने ख्यालों में खो गई। सूर्यमंडल पेड़ एक लंबी सांस लेते हैं। वो तो जानते ही थे कि इस श्वेता नाम की मकड़ी के दिमाग में तो यही सब चलता ही रहता है हमेशा ही। इस वीडियो में 50 लाइक का टारगेट है, पूरा कर दो। 50 लाइक का टारगेट पूरा होगा तभी आगे का एपिसोड अपलोड करेंगे।